गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। हमने पढ़ा पार्ट 1 में हमने देखा था इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे। इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से समझ लिया था और इनकम टैक्स की हिस्ट्री हमने जान ली थी। ठीक, इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स का मीनिंग भी हमने पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स बता दिया था कि इनकम टैक्स जो है प्रीवियस ईयर में कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई फर्म अपनी प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाती है उस इनकम पर जो टैक्सेबल इनकम होती है उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। मीनिंग हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हिस्ट्री पढ़ लिया था, कब ये लागू हुआ था वो हमने पढ़ लिया था, क्यों लागू हुआ था वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है इनकम टैक्स के बारे में इसकी हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स हमें पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तभी हमें इनकम टैक्स अच्छे से समझ में आएगा। इनकम टैक्स समझने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जरूरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स बहुत सब्जेक्ट आसान है बहुत, लेकिन ये आसान तभी है जब आपको जो मैं बताऊंगा जो हम पढ़ेंगे वो हमें याद होगा। अगर हमें याद नहीं होगा तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको हमें पकड़ के चलना है, उसको हमें याद भी करते रहना है, समझना भी है, जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। तो इनकम टैक्स समझने के लिए उसको याद, इसके रूल्स रेगुलेशन हमें सब याद होने चाहिए, तभी हम जो है इनकम टैक्स के सवाल क्वेश्चंस वगैरह जितने भी चैप्टर हैं वो हम अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स की, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकम टैक्स की, क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है। इन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो व्यक्ति टैक्स पेयर होता है उस पर डायरेक्ट ही इम्पोज पड़ता है, इसका भार जो है वही पड़ता है। तो कहने वाला ये हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स such tax which is paid by a person who bears the tax burden। क्लियर है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसको पे करता है, जो व्यक्ति इनकम कमाता है उसी व्यक्ति को डायरेक्ट ही ये टैक्स देना पड़ता है। ठीक, दूसरा आपका है हमारा इसमें सेंट्रल टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स जो है, ये जो आपका इनकम टैक्स है, ये आपका एक तरह का सेंट्रल टैक्स होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके रूल और रेगुलेशन बनाती है, टैक्स कितना लगाना है कितना नहीं। तो इसके अंदर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, मैंने आपको कल भी बता दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है इसके अंतर्गत, जो इनकम टैक्स वसूल करने का काम करता है। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमें इनकम टैक्स हमें मिलता है, मतलब जो सरकार को इनकम टैक्स प्राप्त होता है, रिश्व होता है, तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट, उस इनकम टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स बढ़ जाता है। हम आगे देखेंगे कि कितना पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले, हम आगे देखें। अभी हमने पढ़ा है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स मतलब यह है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया टैक्स है। थर्ड है आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट सभी की एक टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिटेड होती है। जैसे कोई इंडिविजुअल होता है, अब मैं इंडिविजुअल क्या है आपको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इंडिविजुअल जैसे आप, हम, कोई एक व्यक्ति होता है वो इंडिविजुअल में आ जाता है। कोई इंडिविजुअल होता है, कोई कंपनी हो गई, या कोई HUF हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, फिर कोई कंपनी हो गई या कोई फर्म हो गई। तो इन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल हो गया, तो जैसे ये हो गया टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट का मतलब ये है कि
जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनकी एक टैक्स की लिमिट होती है, मतलब टैक्स ना पे करने की लिमिट होती है कि एक इनकम पर एक अप टू सम एक्सटेंड अमाउंट पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। जैसे हम बात करते हैं इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो व्यक्ति होंगे उनकी जो इनकम, सालाना इनकम, एनुअली इनकम यदि उनकी 3 लाख तक है। अब सीनियर सिटीजन कौन से, जिनकी एज जो है 60 साल से तो ज्यादा है, ठीक, और लेकिन 80 साल से उनकी एज कम है, वो हमारे सीनियर सिटीजन मानेंगे। तो उनकी इनकम यदि उनके प्रीवियस ईयर में उन्होंने उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक रही है तो उनको जो है टैक्स एग्जेम्प्ट है, टैक्स लिमिट है। 3 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन कमाता है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर जो हम इंडिविजुअल में ही बात कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल में हम बात करते हैं सिटीजन की जिनकी एज जो है 60 ईयर से कम है। अगर किन्हीं की एज जो है 60 साल से कम है तो उनके लिए जो है एक लिमिट है, एग्जेम्प्टेड लिमिट है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड लिमिट बताई गई है 2.5 लाख, 2,50,000 कि जो व्यक्ति कोई इंडिविजुअल है जिसकी इंडिविजुअल आप, हम, हमारे फादर, आपके फादर या कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जॉब करने वाला, अगर जिसकी 60 साल से कम उम्र है तो 2.5 लाख रुपए तक वो कमाता है साल का, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये होता है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, ठीक। कंपनी की कोई टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक। आगे हम बात करते हैं टैक्स ऑन द टोटल इनकम। जो हमारा टैक्स होता है वो हमारा टोटल इनकम पे लगता है। तो 2 इनकम होती है, आपको मालूम होना चाहिए, एक होती है ग्रोस टोटल इनकम, एक होती है टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है कि किसी एक व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, किसी कंपनी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस टोटल इनकम निकालना जरूरी है। अब ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलेगी, क्या होती है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ग्रोस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शन हटा देते हैं, डिडक्शन हटाते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की हम डिडक्शन हटा देते हैं। और जो डिडक्शन हटा करके जो इनकम बचती है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं। तो टैक्स जो होता है हमेशा टोटल इनकम पे लगता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। टोटल इनकम क्या होती है, ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक की हमारी क्या डिडक्शन कुछ होंगी, कुछ डिडक्शन होंगी। वो डिडक्शन कटने के बाद हमारा आ जाता है टोटल इनकम। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास नोट है, मैं आपको बताया तो ये वाला, ये जैसे हमारी ग्रोस टोटल इनकम बात करते हैं। ग्रोस टोटल इनकम इस तरह से हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है। 5 हेड होते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। ये टोटल मिला करके 4-5 हेड होते हैं, ग्रोस टोटल इनकम इसको बोलते हैं। और इसमें जो है डिडक्शन हटा देते हैं हम 80C से लेकर के 80U तक की जो अमाउंट आती है टोटल इनकम। मेरा अभी जो है टोटल इनकम आपको दिखाने का मेन उद्देश्य है। अभी हम इसको समझेंगे आगे डिटेल में ये क्या है। तो मतलब जो आपका टैक्स होगा वो हमें किस पे चार्ज होगा, टोटल इनकम पे चार्ज होगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट वाली ये है कि प्रोग्रेसिव रेट, इनकम टैक्स का जो रेट होता है, इसका टैक्स लगाने का रेट जो होता है इसका प्रोग्रेसिव रेट होता है। यानी कि जो व्यक्ति कम अमाउंट कमाता है, कम इनकम कमाता है, उसको कम इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा इनकम कमाता है उसको जो है ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी जो है प्रोग्रेसिव रेट, अगर हम प्रोग्रेसिव रेट की बात करते हैं, इसका स्टार्टिंग से प्रोग्रेसिव रेट में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो
ये प्रोग्रेसिव रेट का मतलब जैसे ये हमारी ये इनकम टैक्स की रेट है, वो ये 5% है, 5%, 20%, 30%। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति जो कम अमाउंट कमाता है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट कमाएगा तो ज़्यादा टैक्स वो देगा। प्रोग्रेसिव रेट समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहेगा आपका इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है, मेल है या फीमेल है, HUF है, HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP होता एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यदि कोई इंडिविजुअल या तो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई HUF का मेंबर हो, या AOP हो, या BOI हो, इसमें कोई भी व्यक्ति होगा तो इनकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए तक तो उसका नील रहेगा। 2.5 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख तक उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 लाख की अमाउंट पर उसको 20% देना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा उसकी टोटल इनकम पर उसको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने ये समझा कि ये जो है प्रोग्रेसिव रेट है, मतलब पहले कम है फिर बढ़ता रहा फिर बढ़ता रहा। जैसे यहाँ पे ये है 5%, 20%, 30%, ये सीनियर सिटीजन के लिए, ये हमारे इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी जो हम मेन जो सीख रहे हैं प्रोग्रेसिव रेट समझ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव रेट का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कम इनकम कमाता है उसको कम टैक्स देना पड़ता है, जो व्यक्ति ज्यादा इनकम कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो प्रोग्रेसिव रेट जैसा आपको दिख रही है यहाँ पे 5%, 20%, 30%, तो ये आपकी प्रोग्रेसिव रेट होती है। जैसे हमने देखा है, इस इंडिविजुअल की हम बात करते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या है, इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, या कोई HUF है, या AOP है, या BOI है, ये इन सभी के लिए ये रूल अप्लाई होगा। ठीक, इसमें क्या मिनिमम रेट कितना पड़ा है हमें, मिनिमम रेट 5% है, और ये फिर 20% हुआ है, उसके बाद ये लास्ट का 30%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या प्रोग्रेसिव रेट है। जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती रहती है वैसे ही उस पर इनकम टैक्स चार्ज ज़्यादा किया जाता है। तो आगे हमने ये देखा प्रोग्रेसिव रेट। अभी हम आगे देखते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या है, सरचार्ज का मतलब जैसे किसी व्यक्ति पर जो टैक्स लगा, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है नहीं, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सरचार्ज कहलाता है। अब टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, मान लो अभी हम देखते हैं, मतलब इसके जो रेट हैं सरचार्ज के, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इसके इंडिविजुअल में यदि कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल में कौन आता है, मेल हो, फीमेल हो, HUF हो, AOP हो, या BOI हो, ठीक है, ये आते हैं आपके। तो इसमें यदि किसी व्यक्ति की इनकम प्रीवियस ईयर में, यदि किसी व्यक्ति की इनकम, जिसको हम टोटल इनकम बोल देते हैं, अब प्रीवियस ईयर में उसकी 1,50,00,000 से ज्यादा है, अगर जो उस व्यक्ति की इनकम इंडिविजुअल की 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से क्या है, 1 करोड़ से कम है, एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में हमने देखा था मेल हो, फीमेल हो, HUF हो, या AOP हो, या BI हो, यदि उन किसी की भी इनमें से कोई भी व्यक्ति है जो इंडिविजुअल के अंतर्गत आता है, उनकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उसको जो है सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। सरचार्ज का मैंने आपको बताया है कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। सरचार्ज की आपकी रेट होती है 10%, 10% आपका 15, तो एक आपका जो सरचार्ज का रेट है आपका 10% है, 10% के बाद 15%, नेक्स्ट फिर आपका है 25%, फिर नेक्स्ट है आपका 37%। तो ये इस तरह से आपका जो है सरचार्ज टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। ये 10% कब लगेगा, यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस पर जो है टैक्स के ऊपर भी टैक्स,
मतलब सरचार्ज के रूप में लगता है 10%। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा 15%। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो उस पर सरचार्ज लगता है 25%। यदि किसी इंडिविजुअल की इनकम प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको जो है इनकम टैक्स के ऊपर भी टैक्स, एडिशनल टैक्स देना पड़ता है 37%। तो ये हमारा सरचार्ज होता है। ठीक, और एक नेक्स्ट आता है इसमें आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर को ये सभी को देना, ये कंपलसरी है। ये टैक्स के ये लगता है 4%। लेकिन किस पे लगता है ये? चार्ज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, सरचार्ज की अमाउंट हमेशा ही चार्ज होगा। टैक्स और सरचार्ज की अमाउंट को दोनों को टोटल जोड़ करके जो भी वैल्यू बनेगी उसका 4% लगता है एजुकेशन सेस। ये सभी के लिए कंपल्सरी है, सभी को देना पड़ता है। लेकिन सरचार्ज में एक कंडीशन है, किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी इंडिविजुअल में, तो वहाँ तभी चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन एजुकेशन सेस जो लगेगा, अगर किसी व्यक्ति की टैक्स बना है उस पर लग जाएगा 4%। यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आपका सरचार्ज चार्ज हुआ है तो सरचार्ज जोड़ करके भी 4% आपका चार्ज किया जाएगा। तो ये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये सभी के लिए है, ताकि जो आपको बताइए इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर के लिए, शिक्षा कर इसलिए रिकवर करती है सरकार, ताकि जो है वो लोगों को, आम लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सके। जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं आप, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनका खर्चा होता है, डॉक्टरों की सैलरी होती है, ऑपरेशन थिएटर के खर्चे होते हैं, ऑपरेशन के लिए मशीन आती है, लाइट है, बिजली है, उन सब का खर्चा कहाँ से निकलता है? जो हमारा कंपनी जो गवर्नमेंट होती है, हेल्थ जो ये टैक्स रिकवर करती है लोगों से, आम लोगों से, जो है उनका, उनसे पैसा, उनकी सैलरी, उनका खर्चा ये होता है। और एजुकेशन में आप देखते हैं गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं, वो सब सभी टीचर का पैसा निकलता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस टैक्स के द्वारा उनको पैसा पूरा किया जाता है। अभी हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स, हम देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। पहला हमने देखा था इसमें डायरेक्ट टैक्स, दूसरा देखा था हमने सेंट्रल टैक्स, तीसरा देखा था हमने टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट, फिर हमने देखा था टैक्स ऑन टोटल इनकम, फिर हमने देखा है प्रोग्रेसिव रेट, फिर हमने देखा है सरचार्ज। सरचार्ज कब कब लगता है मैंने आपको बता दिया। यदि किसी व्यक्ति की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस पर सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा 10%। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो उसका 15% चार्ज किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो उस पर टैक्स के ऊपर भी टैक्स सरचार्ज के रूप में लगाया जाएगा 25%। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा? 37%। तो ये हमने सरचार्ज देख लिया। ठीक, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने पढ़ लिया, ये सभी को कंपल्सरी है, सभी को देना। ठीक, अभी हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स, अभी हम आगे देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स देख लिया हमने, समझ लिया। अब आगे हम देखें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ जैसे असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर, ये क्या होता है, ग्रोस टोटल इनकम क्या है, इनके बारे में हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी हमने देखा इनकम टैक्स की, हम करेक्टरिस्टिक्स हमने समझी थी। करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, सरचार्ज क्या था, प्रोग्रेसिव रेट क्या था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या था। अभी हम आगे हम देखेंगे कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं, उसको हमें पढ़ना जरूरी है, हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर होता क्या है? असेसमेंट ईयर की बात करें तो अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट में आपका हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021। यानी इस असेसमेंट ईयर के दौरान जो रेट निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उस रेट के आधार पे टैक्स पे करना पड़ेगा।
हमें एक बात और ध्यान रखनी है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर जो होगा वो आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। जैसे हमारे पास ये बुक है इनकम टैक्स की, ये हमारा ये असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए है। अगले साल के लिए नेक्स्ट नई बुक आ जाएगी, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ इनकम टैक्स में चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी हम असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं। असेसमेंट ईयर क्या? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ द 12 मंथ्स। ये क्या होता है? 12 मंथ का पीरियड होता है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, जो अप्रैल के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है एवरी ईयर, हर साल, एंड एंडिंग ऑन द 31st ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल के 31 मार्च में ये क्लोज हो जाता है। एन एसएससी इज लाइबल टू पे टैक्स। जो एक एसएससी होता है, एसएससी होता है जो व्यक्ति टैक्स पे करने वाला होता है, उसको हम एसएससी बोलते हैं। एन एसएससी इज लाइबल टू पे टैक्स। जो एक एसएससी होता है वो लाइबल होता है किसके लिए? टैक्स पे करने के लिए ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो उसने अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम में उन्होंने पैसा कमाया होगा। अब प्रीवियस ईयर की इनकम का मतलब क्या हुआ? जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के दौरान उसने जो इनकम कमाई होगी, उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। किसमें? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर जो है कर निर्धारण वर्ष होता है, इसको हम हिंदी में बोले तो कर निर्धारण वर्ष होता है। इसमें इस वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। तो ये अब डूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर द असेसमेंट, जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के बाद जो आपका ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल जो चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो उसमें जो है हमें टैक्स देना, टैक्स कैलकुलेट होगा, टैक्स बनेगा। तो वो हमारा असेसमेंट ईयर क्लियर है। हमारा ये हमारा क्लियर है असेसमेंट ईयर क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर जो होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। जो असेसमेंट ईयर रहता है वो उसका इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 29 के अंतर्गत आता है, और जो प्रीवियस ईयर है सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। तो इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 के अनुसार क्या कहता है प्रीवियस ईयर के बारे में? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, जिस साल इनकम कमाई जाती है, इज नाउन एज द प्रीवियस ईयर, वो ईयर जो है प्रीवियस ईयर कहलाता है। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इज टैक्सेबल, और अगले साल ये इनकम क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाता है, इज नाउन एज द असेसमेंट ईयर। और जिस साल में वो इनकम टैक्सेबल होगी वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा, और उसमें जो है इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स लगाया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई एचयूएफ या कोई फर्म ने अपनी प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई हो, इन प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम पर उसको हर साल टैक्स देना पड़ेगा। जितनी वो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएगा उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। हल्का सा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर, एक आपका प्रीवियस ईयर, जो असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी हमारा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। और जो प्रीवियस ईयर है इससे जस्ट पहले का 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है। यानी कि जो हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है कब? किया? कौन सी इनकम पे? जो प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के दौरान, इस टाइम के दौरान उस किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने इनकम कमाई होगी, उस इनकम पर, कौन सी इनकम पर? टैक्सेबल इनकम पर। टैक्सेबल जो इनकम होगी उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, किसमें? असेसमेंट ईयर में। तो ये हमारा जो है असेसमेंट ईयर हमने क्लियर तरीके समझाया कि कौन सी डेट होती है। अभी फिलहाल जो चल रहा है प्रीवियस ईयर हमारा ये चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम
एसएससी हमने पढ़ा, असेसमेंट हमने पढ़ा, असेसमेंट ईयर पढ़ा, प्रीवियस ईयर पढ़ा, समझ लिया कि असेसमेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या है होता है। अब हम बात करते हैं एसएससी। एसएससी मीन्स क्या होता है? एसएससी आपको पता ही है, एसएससी मतलब करदाता। करदाता मतलब जो टैक्स पे करता है वो करदाता कहलाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आपका इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 27 के अंतर्गत बताया गया है। एसएससी क्या? एन एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, एनी टैक्स। वह व्यक्ति जो लाइबल है कोई भी टैक्स पे करने के लिए, वो एसएससी होगा। या फिर हु इज लाइबल टू पे अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे वो टैक्स पे करे। जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है 1961 के अंतर्गत जो आते हैं, जो इनकम आएगी, कोई व्यक्ति जो खुद टैक्स ना दे करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी वो टैक्स दे सकता है, वो टैक्स पेयर होता है। ठीक। द टर्म्स एसएससी कवर्स एनीवन हु हैज बीन असेस्ड, जिसका असेस्ड किया गया हो, इनकम टैक्स असेस्ड किया गया फॉर हिज इनकम ऑफ द अनदर पर्सन फॉर विच ही इज असेसेबल और द प्रॉफिट एंड लॉसेस ही हैज सस्टेन्ड। मेरा कहना मतलब ये है कि जो असेसी होगा, असेसी व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जो टैक्स को पे करेगा। या तो वो अपनी कमाई हुई इनकम पे टैक्स पे करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमाई हुई इनकम पर जो व्यक्ति टैक्स देगा, वो व्यक्ति यदि दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति 18 साल से नीचे है, ठीक है, और वो इनकम कमा रहा है, तो 18 साल से नीचे वाला बच्चा तो टैक्स पे ही नहीं करेगा। तो उसका जो गार्जियन होंगे, उसका जो वो होगा, जो उनके टेक केयर होंगे, वो जो है टैक्स चुकाएंगे। ठीक है। तो एसएससी क्या होगा? जो व्यक्ति जो टैक्स पे करता है वो हमारा एसएससी कहलाता है। वो खुद की इनकम पे भी टैक्स दे सकता है और दूसरे के व्यक्ति के द्वारा कमाई हुई इनकम पर भी वो खुद टैक्स पे करेगा। लेकिन वो अपनी जेब से, अगर दूसरे की इनकम पर कमाई हुई इनकम पर टैक्स पे करेगा तो वो अपनी जेब से पे नहीं करेगा, वो करेगा दूसरी इनकम से ही पे करेगा। ठीक है। लेकिन वो बस एसएससी हम पढ़ रहे हैं, एसएससी कौन है? जो टैक्स पेयर होता है वो हमारा एसएससी होता है। हम आगे देखते हैं। अभी हमने देखा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, और हम देखें कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या है? ध्यान समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी आपकी कैजुअल इनकम की, काफी थ्योरी एग्जाम में आती है। कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसीव्स ऑफ विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट एनी स्टिपुलेशन। यानी कि ये वो इनकम होती है जो हमें अचानक प्राप्त हो जाती है, जिसका कोई अनुमान नहीं होता। विदाउट एनी स्टिपुलेशन, इसका हमें शुरू से पहले से कोई अनुमान नहीं होता है। वो इनकम हमारी क्या होती है? कैजुअल इनकम होती है। जो हमें रेगुलरली प्राप्त नहीं होती, जो हमें रेगुलरली नहीं मिलती है, वो इनकम हमारी कैजुअल इनकम होती है। रेगुलरली ना मिलना, यह हमारी एक्सीडेंटल मिल जाती है। जैसे हमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हमने लॉटरी लगाई, लॉटरी से हम पैसा जीते हैं। या विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स का कंपटीशन होता है, वहाँ हमें पैसे जीते हैं। गेम्स कार्ड, हमने कहीं कार्ड खेले हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने गैम्बलिंग की हो या जुआ खेला, वहाँ पे वो इनकम कमाई है उसने, तो जीता हो पैसा, तो वो इनकम जो होगी आपकी कैजुअल इनकम आएगी। विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, शर्त लगा लेते हैं, शर्त लगा करके पैसा जो कमाते हैं, वो सब जो है कैजुअल इनकम कहलाती है। या किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल जाता है, तो वो क्या होता है? कैजुअल इनकम होती है। यानी कि कैजुअल इनकम क्या है? कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो रेगुलरली नहीं प्राप्त होती है, एक्सीडेंटल प्राप्त होती है, जिसका मिलने का कोई पहले से अनुमान नहीं होता है। तो ये हमारी होगी हमारी कैजुअल इनकम। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा है, विनिंग फ्रॉम रॉयल्टी लॉटरीज हो गया, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, गेम्स हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग एंड हिट एंड बैटिंग। ठीक, ये हमारा। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 में कि ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और जो चार्जेस हैं इसके, इनकम टैक्स के क्या क्या चार्जेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, फिर नहीं तो ज़्यादा हैंग ओवर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।